नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखर, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। केशव प्रसाद मौर्य बोले, परमानंद मुस्लिम समाज ने सब पर भरोसा करके देख लिया, अब बीजेपी पर यकीन करके देखें। सपा ने बाढ़ क्षेत्रों को बताया बीजेपी का पिकनिक स्पॉट, अब सांसद निरहुआ ने दिया जवाब। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति होगी कुर्क, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। बैंक कर्मचारियों ने ही बैंक के खाते से उड़ाए 74 करोड़ रुपए, मौके से भागा आरोपी रिटायर्ड मैनेजर। गाजियाबाद में पिटबुल और रोड व्हीलर नक्सल के कुत्ते पालने पर लगा बैन, नियमों का भी करना होगा पालन। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर मुसलमानों को पिछड़ा बनाए रखने का आरोप लगाते हुए कहा है कि परमानंद मुस्लिम समाज ने सब पर भरोसा करके देख लिया है, अब एक बार बीजेपी पर यकीन करके देखे। उन्होंने कहा कि आपने कभी सपा, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस को वोट देकर मजबूत किया, वो आपके सहयोग से राजनीति के ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। यहां से जाने के बाद आप ईमानदारी से हिसाब लगाइएगा कि वास्तव में जो लोग अभी तक आपका वोट लेकर राज करते थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित परमानंद मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का उद्घाटन करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, इन पार्टियों ने जहर फैलाकर मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखने का काम किया। दूसरी पार्टियों ने परमानंद समाज को जानबूझकर पीछे छोड़ दिया। उनका यही सोचना था कि आप मुसीबत से जूझते रहे हैं और जब वोट देने की बात आइए तो तब जहरीला बयान देकर आपके वोट ले लेंगे और फिर आपको आपके हाल पर छोड़ देंगे, लेकिन हम आपको पहरेदार बनाकर सच्चे सेवक की तरह आपकी सेवा करेंगे। डिप्टी सीएम ने परमानंद मुसलमानों से आने वाले हर चुनाव की बागडोर अपने हाथों में लेने का आह्वान करते हुए कहा, आपने सब पर भरोसा करके देख लिया, जरा एक बार बीजेपी पर भी भरोसा करके देख लीजिए। देश की राजनीति की मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी की है, जिन लोगों ने परमानंद मुसलमानों का अभी तक सिर्फ इस्तेमाल किया है और उनका सबक सिखाना है। यूपी में आजमगढ़ जिले के एक गेस्ट हाउस में दीप मेला कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ने समाजवादी पार्टी द्वारा बाढ़ क्षेत्रों को बीजेपी का पिकनिक स्पॉट कहने और व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके जिले में 10 विधायक हैं, पिछले कुछ वर्षों में सांसद भी उनके ही रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया है तो आज बंधा क्यों टूट रहा है, बता दें कि क्यों जगह जगह रिसाव है। और बता रहा सवाल बीजेपी सरकार को, तो ये बाढ़ पीड़ित को हर सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार बाढ़ से जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करेगी। जिनके घर गिरे हैं उनके घर बनवा कर दीजिएगा। और बता दें, एक गेस्ट हाउस में आयोजित दीप मेला में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु के साथ उन्होंने खुद बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री जी ने खुद शासन को अवगत कराया कि हाल ही में हालात दयनीय है। और बता दें, उन्होंने पानी घटने की बांध को मजबूत करने का निर्देश दिया है और पानी जैसे ही घटेगा और बंधे का काम शुरू होगा। बांध को 10 फीट ऊंचा किया जाएगा। बाढ़ का पानी घट रहा है तो आने वाले दिनों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। इसे देखते हुए सीएम को निर्देश भी दिए गए हैं और तत्काल दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही कैंप में मेडिकल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें हैं और बाढ़ क्षेत्र में मच्छरदानी का भी वितरण किया जाएगा। लखनऊ की विशेष अदालत ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। विशेष अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ए और
के श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह आदेश पारित किया। विशेष एमपी एमएलए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। अदालत ने इससे पहले 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ और गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके बाद 11 अगस्त को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कुर्की की आदेशी जारी करने का आग्रह करते हुए कहा है कि विवेचन अधिकारी के काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त का पता नहीं चल सका है और लिहाजा अदालत को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करना चाहिए। माऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि उन्होंने लखनऊ में बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित करा लिया था, जहां उन्होंने खुद को मशहूर निशानबाज बदलते हुए बताया है कि अनेक हथियार खरीदे थे। यूपी में लखनऊ के हजरतगंज स्थित सहकारी बैंक के खाते में बैंक के कर्मचारियों ने ही सेंध लगा दी। कर्मचारियों ने पासवर्ड का इस्तेमाल करके बैंक के खाते से 146 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की और इसमें से 74 करोड़ रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर भी कर दिए। हालांकि साइबर क्राइम टीम की सक्रियता से खातों से निकाली गई रकम फ्रीज कर दी गई है, यानी कुछ दिनों से सारा रुपया सहकारी बैंक से खातों में वापस आ जाएगा और यह मामला शनिवार सुबह का बताया जा रहा है। बैंक के एमडी विवेक मिश्रा ने बताया कि शनिवार सुबह बैंक के रिटायर्ड मैनेजर आरएस दुबे एक व्यक्ति के साथ ऑफिस आए थे और सीधे 8वें फ्लोर पर पहुंच गए और सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि ऑफिस से खुलने से पहले ही रिटायर्ड मैनेजर वहां पहुंचे हुए हैं, तो वो भी मौके पर पहुंच गया। उस वक्त रिटायर्ड मैनेजर आरएस दुबे फोन पर किसी से पासवर्ड को लेकर बातचीत कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया और बता दें कि रिटायर्ड मैनेजर अपने साथी को लेकर मौके से भाग निकले। सिक्योरिटी गार्ड ने आला अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। छानबीन में पता चला कि बैंक के खाते से रुपए निकालने की कोशिश की गई है और 74 करोड़ रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। इस जानकारी के बाद अफसरों में हड़कंप समझ गया है और बैंक अधिकारियों ने आला अफसरों को सूचना भी दे दी है, जिसके बाद विभूति खंड स्थित साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साइबर क्राइम के डीआईजी एन कोलांची बैंक पहुंचे और एमडी समेत तमाम अफसरों और कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बैंक के रिकॉर्ड देखे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी निकलवाई है। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए शहरी क्षेत्रों में पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नक्सल के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जिन लोगों के पास इन तीनों नक्सल के कुत्ते हैं उन्हें 2 महीने के भीतर नसबंदी कराकर गाजियाबाद नगर निगम के सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इन नक्सल के कुत्ते ने बच्चों को हमला कर दिया है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके बाद गाजियाबाद नगर निगम ने जुर्माना भी लगाया था। वहीं लोगों ने मांग भी उठाई थी कि पार्षदों को इसे लेकर प्रस्ताव भी दिया गया और इस नस्ल के कुत्ते ज्यादातर हिंसक होते हैं और वो बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। कई पार्षदों को इन मामले में शिकायत मिली है और सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस मामले में नगर निगम पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अनुज सिंह ने बताया है कि सदन के सामने ये मामला प्रकाश में आया था और अब इन नस्ल के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कई ऐसे प्रस्ताव सदन में पास किए गए हैं। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और एक फ्लैट में 2 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हैं वहां उसे हटा सकते हैं। वहीं अगर आक्रामक कुत्ता 6 महीने से कम उम्र का हो तो उसके मालिक को निगम में शपथ पत्र देना होगा। कुत्ते की उम्र 6 महीने पूरी होने पर उसका नसबंदी कराकर इसकी सूचना 10 दिन के भीतर निगम को देनी होगी। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गाजियाबाद स्थित थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन के महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि ये सड़क किनारे एक महिला बोरी में बंद पड़ी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला को दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस की माने तो ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और दूसरी ओर इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस घटना को लेकर गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के गंगा घाट पर सुबह एक नाव डूब गई और बिजनौर पुलिस के अनुसार नाव ओवरलोडेड पुल के पिलर से टकरा गई और जिसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने के बाद नाव डूब गई। इस हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालकर लेकर आई। इसके अलावा गोताखोर 8 लोगों की तलाश लगातार जारी है। और बता दें कि पुलिस ने बताया है कि नाव में कुल 24 लोग सवार थे। इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के अधिकारियों को जल्द घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया है कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कराए जाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि जनपद मेरठ में नाव डूबने से कई लोगों के हताहत होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिव्यांगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। इस हादसे में अन्य की तलाश लगातार जारी है। घटनास्थल पर डीएम दीपक मीणा पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घटनास्थल पर डूबने वालों लोगों परिजन पहुंच गए हैं और वहां लोगों की चीख पुकार मची हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के गांव के लोग भी जुट गए हैं, जिसमें ये बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर भीड़ लग गई थी और लोगों का जमावड़ा सा वहां पर दिख रहा था। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबंधित हेल्थ अस्पताल में 2 कैंसर मरीजों को संजीवनी देने का काम किया गया है। महज ₹1 के पर्चे पर दोनों मरीजों के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया गया। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर न केवल डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई, बल्कि उनका स्तन कटने से भी बचा लिया। और बता दें कि कैंसर का नाम सुनते ही मरीजों की नहीं, उसके परिजनों के भी होश उड़ जाते हैं। महंगे इलाज के चलते कैंसर पीड़ित परिवार के ऊपर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगते हैं। और हेल्थ अस्पताल के सर्जरी विभाग में एडमिट इन 2 महिलाओं के परिवारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला तो परिवार में दुख की लहर दौड़ गई और साथ ही साथ इलाज की चिंता भी सताने लगी। गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों महिलाओं के परिजनों ने सोचा भी नहीं था कि वो कैंसर का सफल इलाज करा पाएंगी। और बता दें, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में महज ₹1 के पर्चे पर दोनों महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया गया और इनसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया और ना ही कोई दवा बाहर से मंगवाई गई। सफल ऑपरेशन हो जानने के बाद महिलाओं के परिजन इस व्यवस्था को धन्यवाद दे रहे हैं, जिसमें महज ₹1 में कैंसर का इलाज किया गया। दरअसल इन्हें ये लग रहा था कि कैंसर होने के बाद अब बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अधिकतर मामले एडवांस स्टेज में रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं। कई बार खराब आर्थिक स्थिति की वजह से मरीज इस बीमारी का इलाज नहीं करा पाते और मरीजों की मौत हो जाती है। कानपुर में 85 केंद्रों में 15 और 16 अक्टूबर को पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें सॉल्वर के तौर पर सीजीएसटी निरीक्षण पकड़ा गया। और अब तक बिहार और पूर्वांचल में सॉल्वर गैंग से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कानपुर में भी सॉल्वर सामने आए हैं।
जुलाई के बाद से जिस तरह से कानपुर में सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, उससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। खुफिया और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार और पूर्वांचल के बाद अब कानपुर सॉल्वर गिरोह की बड़ी मंडी के रूप में स्थापित हो रही है। सॉल्वर गिरोह की जांच में अब तक सच्चाई सामने आई है कि इसके जो तार हैं काकादेव कोचिंग मंडी से जुड़े हुए हैं। दरअसल पैट की परीक्षा केंद्र राहुल मेमोरियल इंटर कॉलेज में हरदोई मालवा में रहने वाले अभ्यर्थी रघुवीर के स्थान पर परीक्षा दे रहे सॉल्वर को पकड़ा गया है और सॉल्वर की पहचान महाराजगंज के सैफ अहमद खान के रूप में की गई है, जो कि मुंबई के घाटकोपर में जीएसटी निरीक्षण के पद पर तैनात हैं। जुलाई से लेकर अब तक 1 दर्जन से अधिक सॉल्वर और गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जबकि 1 साल के दौरान ये संख्या 3 दर्जन से ज्यादा पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार, पूर्वांचल और आगरा से जुड़े बदनाम शिक्षा माफिया ने जिले में परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए हाल ही में सालों में करोड़ों रुपए का निवेश किया था और जहां बैलकोटॉक नकल कराई जाती है। बता दें, सॉल्वर गिरोह की जांच में अब तक ये सच्चाई सामने आई है, इसके तार जो है वो काकादेव कोचिंग मंडी से जुड़े हुए हैं। पूरा तंत्र यही है संचालित होता है और हालांकि पुलिस का दावा है कि वो इस पूरे मामले में बड़ी गंभीरता से अपनी कार्रवाई कर रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी फ्लैटों की कमियों दूर कर बेचने के लिए बेहद संजीदा दिख रहा है और इसलिए अब तक ये तय किया गया है कि इसके लिए सलाहकार की मदद ली जाएगी और इसके लिए प्रीबिड मीटिंग हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और ऐसा करने वाले कानपुर विकास प्राधिकरण प्रदेश का पहला विकास प्राधिकरण होगा। और बता दें कि केडीए ग्रीन्स और केडीए हाइट समेत विभिन्न आवासीय योजनाओं में कानपुर विकास प्राधिकरण के 5000 से ज्यादा फ्लैट पिछले 5 सालों से खाली हैं। इन्हें खरीदारी नहीं मिल रहे हैं और केडीए की जिन योजनाओं में फ्लैट खाली हैं वो इस प्रकार हैं कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने कई बार पहले आओ पहले पाओ के योजना के तहत इन्हें बेचने के लिए मेला तक लगा दिया, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले में भी गिने चुने फ्लैट बिक पाए हैं और सिर्फ 810 फ्लैट वाली सिग्नेचर सिटी योजना में ही 90 से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। अन्य के लिए विकास प्राधिकरण को खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं और ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के सबसे ज्यादा फ्लैट खाली हैं। योजना में फ्लैट की कीमत 11 लाख से 65,000 है और बता दें कि केडीए ने सिग्नेचर ग्रीन्स के दाम 5 लाख तक बढ़ा दिए हैं। इन योजनाओं में 5 बीएचके फ्लैट और बता दें 2 बीएचके फ्लैट हैं और बता दें अन्य योजनाओं में पुरानी दर पर ही फ्लैट बेचे जा रहे हैं, फिर भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। केडीए के उपर सचिव गुंडाकेश शर्मा की माने तो सलाहकार योजनाओं की कमियां दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। दरअसल प्राधिकरण के ज्यादातर अपार्टमेंट शहर के बाहरी क्षेत्रों में बने हैं, जिसके चलते आवागमन की सुविधा नहीं है। वहीं साफ सफाई भी सुव्यवस्थित नहीं है और आसपास के अच्छे स्कूल भी नहीं है, इसलिए केडीए के इन योजनाओं में करीब 1200 करोड़ रुपए ब्लॉक पड़ा हुआ है और जिसमें अब प्राधिकरण गंभीरता पूर्वक निकालने में मूड में है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक
ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मई गांव में एक युवक के उसके चचेरे भाई ने कथित रूप से पीट पीट कर उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि मरने वाले युवक की पहचान ओमवीर के रूप में की गई है। उन्होंने बताया है कि विवाद के बाद ओमवीर के ताऊ के लड़के ने उसे घेर लिया और उसे दौड़ाकर पीटा और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। ये मामला आगरा के मई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर युवक के चचेरे भाई ने पहले उसे बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही हत्या के आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खेत की मेड़ जोतने के विरोध पर यह हत्या की गई है। दरअसल ताऊ के लड़के से विवाद होने के बाद युवक अकेला पड़ गया, जिसके बाद आरोपियों ने युवक को घेरते हुए उसके साथ मारपीट की और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार है और मृतक के परिजन का आरोप है कि ओमवीर पर पहले लाठी डंडे से हमला बोला गया, इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया है कि खेत की अमेड़ जोतने को लेकर परिवार के ही दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें से एक की मौत हो गई है। और इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि आत्मा झोला क्षेत्र में देर रात एक सब्जी विक्रेता रवि की हत्या कर दी गई है और हत्या के आरोपी ने सब्जी विक्रेता के ठेले से ही चाकू उठाकर उसके सीने में मार दिया। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। ताजनगरी आगरा में एक जापानी नागरिक से 23 लाख रुपए की कथित ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक 45 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस शख्स की गिरफ्तारी और पूरी घटना को लेकर जानकारी दी है। आरोपी का नाम लबका अली हुसैन बताया जा रहा है। उसके खिलाफ इस साल जनवरी में आगरा टूरिस्ट थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगरा टूरिस्ट थाने के एसएचओ जय सिंह परिहार ने बताया है कि आरोपी को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो ताजमहल के पास कुछ अन्य पर्यटकों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और फिर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये मामला 3 साल पुराना मार्च 2019 का बताया जा रहा है, जब जापान के क्योटो की रहने वाली 56 साल की महिला भारत आई थी और आगरा पहुंचने पर वो अपने होटल के लिए रास्ता भटक गई तो उसने वहां के स्थानीय निवासी हुसैन से मदद ली। पुलिस के मुताबिक अगले दिन हुसैन ने उसे शहर का दौरा कराया। बाद में उसके बारे में कहा गया है कि उसने आभूषण खरीदने के लिए उससे 23 लाख रुपए ठग लिए, जिसमें उसने वादा किया था कि वो सभी सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जापान वापस भेज देगा। इसके बाद वो जापान लौट गई और लेकिन उसे आभूषण कभी नहीं मिले और जिसके बाद वो इसी साल जनवरी में भारत लौटी और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि महिला को हुसैन की गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर दिया गया है और वो जल्द ही अदालत में पेश होगी। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू को लेकर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर रोज दर्जनों लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में बनाए गए डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। तमाम लोगों को इलाज के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों में इलाज के इंतजामात संतोषजनक हैं, लेकिन सफाई और कीटनाशक के छिड़काव को लेकर पुख्ता तैयारी नहीं है और न ही बीमार और जरूरतमंदों को आसानी से फ्लो टेस्ट मिल पा रहे हैं। डेंगू के हालात को लेकर प्रयागराज में हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि असल आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। कहा जा सकता है कि प्रयागराज में डेंगू फैलने वाले मच्छरों के डंक अब लोगों की सेहत और जिंदगी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में बैलिक्लिविन और एसआरएन समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में एक एक बेड को लेकर मारामारी की नौबत सी आ गई है। प्राइवेट अस्पतालों में भी ज्यादातर वार्ड डेंगू और संदिग्ध मरीजों से फुल हो गए हैं और लाख जतन के बावजूद ना तो जरूरतमंद मरीजों को फ्लोर टेस्ट आसानी से मिल पा रहे हैं और ना ही गली मोहल्ले और कॉलोनियों में साफ सफाई और कीटनाशक के छिड़काव का इंतजाम दिख रहा है। सरकारी से लेकर प्राइवेट ब्लड बैंकों से मारामारी की नौबत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि खून देने के बावजूद उन्हें प्लेटलेट नहीं मिल पा रहे हैं और किसी को कुछ घंटे इंतजार करना पड़ रहा है तो किसी को 2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत
को बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जहां उन्होंने किसानों की पंचायतों को संबोधित किया। इस दौरान टिकैत पुलिस प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। बता दें कि नरेश टिकैत ने ट्रैक्टर रोके जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा और धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस चौकियों पर किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की गई तो वहां भूसा भर दिया जाएगा। वहीं नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने झूठा तक बता दिया। बता दें किसानों की समस्याओं को लेकर इस पंचायत को बुलाया गया था। यह पंचायत करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने ट्रैक्टर रोके जाने की बात पर पुलिस प्रशासन पर हमला बोला और धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस चौकियों पर ट्रैक्टरों को रोका गया तो भूसा भर दिया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि अधिकारी या दरोगा उनके फोन तक नहीं उठाते हैं। हमने अपने सम्मान यानी ट्रैक्टरों को पुलिस चौकियों पर रोकना नहीं देना चाहिए। और नरेश टिकैत ने गन्ना मूल्य को लेकर पीएम मोदी को भी घेरा और उन्होंने झूठा बताया। और टिकैत ने कहा कि साल 2014 में पीएम मोदी ने मेरठ की सभा में किसानों को गन्ना मूल्य 450 रुपए क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपने वादे से मुकर गए और प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो किसानों को 450 रुपए क्विंटल ही गन्ना दे दें, हम किसानों को मना लेंगे। उत्तर प्रदेश में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने हुए रहते हैं। वहीं अपने दिए गए बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल ओपी राजभर से जब पूछा गया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो इस पर उन्होंने अपनी मन की बात खुलकर कह दी। तब सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि कौन ऐसा नहीं चाहता, हर इंसान ऐसा प्रयास करता है। ओपी राजभर का यह बयान मऊ में सावधान यात्रा के दौरान आया है। सुबह सपा प्रमुख इन दिनों अपनी सावधानी यात्रा के जरिए यूपी के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। इसी क्रम में वो मऊ पहुंचे हैं और जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री बनने की इच्छाओं में प्रश्न किया गया तो उन्होंने अपनी मन की बात बयां कर दी। ओपी राजभर ने अपने जवाब में कहा कि अच्छे आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या आप नहीं बनोगे? कौन नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है। दरअसल ओपी राजभर बीते लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी संगठन से अलग हो गए हैं और बता दें जबकि उनका रुख बीजेपी के प्रति नरम दिख रहा है। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ उनके जुबानी हमले लगातार जारी हैं। दूसरी ओर कई मौकों पर उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते सुना गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।